क्लास 12 देखिए कुछ पॉइंट्स हमारे अभी विलय में रह गए हैं और कुछ सोल्यूशन रह गए हैं। कौन से? न्यूमेरिकल के। ठीक है, देखते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है। ठीक है, तो पहले देखिए अवनमन का मतलब क्या होता है, जो कमी आ जाती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं अवनमन, यानी कि किसी विलायक का जो मोलल अवनमन स्थिरांक हिमांक में हुई कमी के बराबर होता है। ठीक है, हिमांक में हुई कमी के बराबर होता है, बराबर जो वाष्पशील पदार्थ के एक मोल को क्या करता है, 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर उत्पन्न होती। ठीक है, देखिए मोलल अवनमन का मतलब होता है, सीधे सीधे जो कॉन्सेप्ट है, अवनमन का मतलब होता है कमी। तो विलायक में जो मोलर का अवनमन स्थिरांक है वो जो हिमांक में कमी हुई, ठीक है, उसके बराबर होती है। हिमांक में हुई कमी के बराबर होता है जो कौन से हिमांक, जो अवाष्पशील पदार्थ के एक मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक। किसी विलयन का मोलल अवनमन स्थिरांक हिमांक में हुई कमी के बराबर होता है जो अवाष्पशील पदार्थ के एक मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर उत्पन्न होता है। अब आती उन्नयन। उन्नयन का मतलब हो गया, ये अवनमन था, कमी थी, तो उन्नयन का मतलब हो गया वृद्धि। ठीक है, यानी विलायक में जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है वो क्या है, कमी है, सॉरी वृद्धि है। ठीक है, ये कमी थी और ये उन्नयन क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी जब हम किसी भी विलेय पदार्थ को जब एक मोल को जब हम विलायक में 1000 में घोलने पर जो वृद्धि उत्पन्न हो जाती है, यानी किसी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक वर्ड सबको पता होगा कि क्या है। क्वथनांक में हुई उस वृद्धि के बराबर होता है, उस वृद्धि के बराबर होता है जो विलेय पदार्थ के एक मोल, ठीक है, एक मोल विलायक के 1000 ग्राम में घोलने पर उत्पन्न होता है। बस हमेशा ध्यान रखेंगे, दोनों लगभग डेफिनेशन हमारी सेम है, बस वृद्धि और कमी का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर हिमांक था और यहाँ पे क्या है, क्वथनांक है। दो वर्ड का आप ध्यान रखेंगे, बाकी डेफिनेशन वही होती है। ठीक है, और जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है उसका मान प्रत्येक विलायक के लिए स्थिर भी होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक प्रत्येक विलायक के लिए क्या होता है, समान, प्रत्येक विलायक के लिए स्थिर होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी पूछा जा सकता, हो सकता है ऑप्शनल में पूछ ले, हो सकता है आपको इसी में किसी क्वेश्चन से रिलेट करके पूछ ले। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि मोलल उन्नयन स्थिरांक जो होता है वो पहली बात तो स्थिर हो गया। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि विलेय का एक मोल जब हम विलायक में घोलते हैं
तो उससे जो हमें अणुओं की संख्या मिलती है वो हमेशा क्या होती है, स्थिर रहती है, वो कांस्टेंट हो जाती है, कोई चेंज नहीं आता है। इसीलिए जो है इसका स्थिरांक भी विलायक के लिए स्थिर होता है, क्योंकि जब विलेय का एक मोल विलायक में घोलते हैं तो उससे प्राप्त अणुओं की संख्या क्या होती है, सदैव स्थिर होती है, संख्या सदैव स्थिर होती है। ठीक है, ये आपके दो टॉपिक थे, मोलल अवनमन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक। हमेशा ध्यान रखेंगे, इसमें जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरीके से आंसर दीजिएगा, कि केवल स्थिरांक पूछ रहा है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि स्थिरांक स्थिर क्यों होता है। स्थिर इसीलिए होता है कि जब आप उसके विलेय के जो है एक मोल विलायक में घोल देते हैं तो उसके अणु में कोई स्थिर कब होगा, जब उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। सीधी सी बात है, वो किसी के लिए भी पूछ ले तो आप उसे बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम राउल्ट के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, और अंतर भी पूछ लेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन और मोलकता में संबंध क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, आपसे पूछा जाए, अगर मान लिया अभी हम लोगों ने उन्नयन पढ़ा था, ठीक है, और अवनमन पढ़ा था, तो आपको भी मालूम है कि उन्नयन क्वथनांक के लिए अभी बात आई थी। ठीक है, तो मान लिया पूछता है क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है और इसका मोलकता से क्या संबंध होता है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखिए उन्नयन क्या होता है क्वथनांक में। अगर मान लिया कोई विलायक है, ठीक है, विलायक में कोई अवाष्पशील, अब वर्ड जानते होंगे, अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है, तो जो विलेय का वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो हमारा क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ये जो वृद्धि हुई उसी को हम क्वथनांक का उन्नयन करते हैं। ठीक है, देखते हैं, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है, अवाष्पशील विलेय घोला जाता है, तो विलयन का क्या हो जाता है, वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, वाष्प दाब कम हो जाता है और क्वथनांक जो है, क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो वृद्धि हुई वो क्या कहलाएगा, देखिए किसी विलायक के क्वथनांक कहाँ वृद्धि हुई, क्वथनांक में वृद्धि हुई, तो क्वथनांक में हुई जो वृद्धि हुई, वृद्धि किसके बराबर हो गई, वृद्धि को हम कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, उन्नयन है वृद्धि की बात की जा रही है, बस कहने और पूछने का तरीका अलग है। इसको हम दिखाते हैं डेल्टा टी और बी से। ठीक है, डेल्टा आपको पता है किसके लिए दिखाया जाता है, हमेशा ही समय अंतराल के दिखाया जाता है कि जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं और जब कहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम डेल्टा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यू नो दैट, इसको आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये अंतर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी हो गया, इसको कहते हैं। और देखिए मान लेते हैं कि जो विलायक का क्वथनांक हो, विलायक का क्वथनांक पहले मान लिया कि T1 था, ठीक है, और विलयन का क्वथनांक क्या था, T2 था। ठीक है, विलायक है, विलायक नहीं तो विलय को बोला होगा, विलयन बना होगा तो क्वथनांक कितना हो गया, T2 हो गया। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या हो गया, डेल्टा
TB अंतर हो गया, TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। ठीक, ये हो गया हमारा। उसके बाद अब आपको क्वथनांक में उन्नयन हो गया। अब आपसे मोलकता में संबंध में हमने पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, मान लिया कि अभी देखिए क्वथनांक का उन्नयन आपको मालूम ही हो गया। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, और मोललता में संबंध। ठीक, संबंध दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, तो देखिए डेल्टा टी बी हो गया और इक्वल टू क्या हो गया, इसको मान लीजिए के होता है के बी। ठीक है, और गुणे मोलरता लिख दीजिए, मोलरता हो गई। ये क्या है, के बी क्या है, के बी हमने क्यों लिखा है, ये मोलल का उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, मोलल का उन्नयन स्थिरांक है। के बी क्या है, मोलल का उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये संबंध हो गया। ठीक है, संबंध पूछा जाता है, मोलरता में भी संबंध पूछा जाता है, क्वथनांक उन्नयन मोलरता में भी संबंध पूछा जाता है। ठीक है, आणविक उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं आगे। राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम, अवनमन मतलब कमी होता है, सबको मालूम है। ठीक है, और राउल्ट के वाष्पदाब के अवनमन में क्या है, इनका जो नियम है, इस नियम से क्या होता है कि विलयन का जो वाष्पदाब है वो आपेक्षिक अवनमन, जिसमें उसके विलेय पदार्थ उपस्थित होते हैं, उसके मोल प्रभास के बराबर होता है। ठीक है, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। और इसको हम कैसे दिखाते हैं, ये हमारा ठीक है, देखिए पीज, ये हमारे अवनमन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, ये सॉल्वेंट को दिखाया जा रहा है। ठीक, माइनस कर दिया, इक्वल टू n/n1 प्लस n2 के बराबर हो गया। ये हमारे राउल्ट के वाष्पदाब का अवनमन नियम है। ठीक है, इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इनकी लिमिटेशन क्या है राउल्ट के नियम की, ये केवल जो है अवाष्पशील, किसपे, वाष्पशील और विद्युत अनअपघट्य, ठीक है, इनके विलयनों पर ही केवल लागू होता है, अनअपघट्यों के विलयनों पर। ठीक है, विलयन के लिए ही लागू होता है। दूसरा हमारा केवल जो है तनु विलयन पर ही लागू होता है, यानी सांद्र पर नहीं, तनु विलयन पर लागू होता है। अच्छा, जो पदार्थ विलयन में वियोजित हो जाते हैं, ठीक है, जो वियोजित हो जाते हैं उनके विलयनों पर ये लागू नहीं होता। वियोजन जानते हैं, वियोजित हो जाते हैं, जो वियोजन आप पढ़े होंगे। ठीक है, वियोजित कैसे होते हैं, उनके अगर मान लीजिए विलयन वियोजित हो जाता है तो उसमें ये नियम लागू नहीं होते हैं। दूसरी बात, अगर मान लिया जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं, ठीक है, उस पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है।
यानी जो पदार्थ विलयन में वियोजित, ठीक है, वियोजित हो जाते हैं, उस पे भी ये लागू नहीं होते हैं, लागू नहीं होते हैं। और कहाँ नहीं लागू होते हैं? जब जो कि विलयन में संगुणित हो जाते हैं, जो विलयन में संगुणित हो जाते हैं, जो विलयन में संगुणित, ठीक है, संगुणित हो जाते हैं, उस पर भी ये लागू नहीं होते हैं, लागू नहीं होते हैं। फिर से एक बार सुन लेंगे। लिमिटेशन क्या क्या है कि अवाष्पशील और विद्युत अनअपघट्यों में जो है ये लागू होते हैं, लेकिन तनु विलयन पर ही केवल लागू होते हैं, तनु विलयन पर लागू होते हैं, ठीक है, तनु विलयन पर, अवाष्पशील और विद्युत अनअपघट्यों पर, लेकिन जहाँ पे वियोजन होता है वहां पे लागू नहीं होते हैं, और जहाँ पे संगुणन होता है वहां पर भी ये लागू नहीं होते। यानी 4 पॉइंट में आपके 2 पॉइंट पर ये लागू हो रहे हैं, 2 पॉइंट पर लागू नहीं हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि मोलनता और मोलरता में एक अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? आणविक और मोलर उन्नयन स्थिरांक अगर आपसे पूछा जाए तो उन्नयन स्थिरांक तो आप जान गए हैं, अब आणविक उन्नयन स्थिरांक भी जान लीजिए। मोलरता और मोलरता में आपसे अंतर पूछा जाए तो सिर्फ इतना ही बताएंगे। मोलरता में 1 लीटर विलयन में जो विलय की मोलों की संख्या होती है वो विलयन की मोलरता कहलाती है, मोल प्रति लीटर, ठीक है। क्या होती है ये? मोल प्रति लीटर होती है। और मोलरता में क्या हो जाता है कि मोल प्रति किलोग्राम। तो आप जैसे मान लिया आपसे पूछा गया तो आप क्या कहेंगे कि 1 लीटर में जो विलय की मोलों की संख्या उपस्थित होती है विलयन की मोलरता कहलाई, ठीक है। इसको हम मोल प्रति लीटर में लिखते हैं। और जब 1 किलोग्राम विलायक में जो विलय की मोलों की संख्या होती है हमारी मोलरता कहलाई, इसकी मोल प्रति किलो, बस इतना ही अंतर। और मान लिया कि अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछता है तो आप क्या अंतर लिख सकते हैं? देखिए जैसे कि मान लिया मोलरता में क्या होता है 1 लीटर विलयन में विलय की मोलों की संख्या, मोलरता में 1 किलोग्राम, एक ये अंतर हो गया। दूसरा जो मोलरता होती है ये अंतर तो आपको ऐसे ही जो डेफिनेशन है उसी से मिल जा रहा है। दूसरा अंतर ये है कि जो मोलरता है, मोलरता ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। लेकिन जबकि जो मोलरता है वो किस पर निर्भर करती है? ताप पर निर्भर नहीं करती है। मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। ये विशेष अंतर हो गया। एक तो डेफिनेशन वाला अंतर लिख लीजिए कि 1 लीटर में कितने हैं, और दूसरा 1 किलोग्राम वाला है, और ये एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर हो गया कि वो ताप पर निर्भर करता है और वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो आणविक उन्नयन स्थिरांक है। ये सारी जो क्वेश्चन आप से बोर्ड से रिलेटेड है वही क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। स्पेशली अगर किसी को कोई पॉइंट पूछना हो, टॉपिक पूछना हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? जैसे मान लिया हमें आणविक उन्नयन, अभी हमने मोलर उन्नयन स्थिरांक पढ़ा है। अब मान लिया इसी स्थिरांक का प्रयोग करके हमें किसी विलेय का अणुभार निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें फार्मूला मिलना चाहिए। तो आणविक उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक दोनों का ही फार्मूला देख लीजिए। देखिए आणविक, अणु सब मालूम है अणु क्या है, ठीक है, परमाणु से मिलकर के ही बने होते हैं। अगर मान लिया हमारे पास 100 ग्राम विलायक है, ठीक है, 100 ग्राम विलायक में हमने किसी विलेय पदार्थ का 1 मोल घोला तो उसके क्वथनांक में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। चूंकि हम उन्नयन पढ़ रहे हैं तो वृद्धि होगी, अवनमन पढ़ रहे होते तो क्या होती? कमी हो जाती। तो हम क्या लिखेंगे कि 100 ग्राम हमारा क्या है? विलायक है, 100 ग्राम विलायक है। उसमें 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय का 1 मोल, ठीक है, 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में
वाली वृद्धि, ठीक है, वो क्या कहलाएगी हमारी मोलर, ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केबी से, आणविक उन्नयन स्थिरांक, यही है, ठीक है। अब मान लिया इसमें हम विलेय का अणुभार निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, इस आधार पर विलेय का अणुभार कैसे निकालेंगे, देखिए अणुभार ये m है, ठीक है, ये हो गया हमारा kb जो स्थिरांक है, ठीक है, W 100 अपॉन डेल्टा टी भी अभी आपने उन्नयन स्थिरांक के बारे में पढ़ा, और कैपिटल W, ये हो गया हमारे विलेय का अणुभार निकालने का फार्मूला, ठीक है। इसी तरह से मान लिया मोलल की बात की जाए तो मोलल में क्या हो जाएगा, एक मोल घोला आपने विलायक में, और कितना था हमारा, ये था 100 ग्राम था ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब हो गया 1 kg। 1 kg में हमने जो है विलेय पदार्थ का 1 मोल घोला तो क्वथनांक में क्या हो गया, वृद्धि हुई, ठीक है, क्वथनांक में क्या हो गया, वृद्धि हो गई, तो हमारा मोलल हो गया, मोलल उन्नयन स्थिरांक हो गया, ठीक है। और इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा अंतर कर दीजिए, kb डैश से, ठीक है। अब विलेय का अणुभार यहाँ निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान आपको आया होगा कि ये मोलर की बात कर रहा है, ये मोलल का, लेकिन आपसे स्पेशली नहीं कह रहा है, ठीक है, विलेय का अणुभार, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे कैसे दिखाएंगे, ये भी हमारा ऐसे ही है सेम, बस के भी अंतर हो जाएगा, डैश लगा देंगे W, और ये 100 की जगह पे हमारा 1000 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम की बात हो रही, और ये हमारा जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, और ये भी हमारा जैसा था वैसा ही रहेगा, सेम है, बस आपको kb डैश और 1000 और 100 का केवल अंतर है। इसी तरीके से ये हो गया हमारा मोलल और आणविक उन्नयन स्थिरांक। इससे अगर हमें विलेय का अणुभार ज्ञात करना हो तो इस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लिया आपसे इसी में थोड़ा सा पूछ ले, अभी हमने परासरण पढ़ा था, तो परासरण में क्या देखा था, परासरण पढ़ा था, अति परासरण पढ़ा था, ठीक है। क्या होता है अगर हम रक्त कोशिकाएं शुद्ध जल में रख दी जाए, ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्या होता है कि जब रक्त कोशिकाएं शुद्ध जल में रख दी जाए, तो हमेशा ध्यान रखिए जब शुद्ध जल में रक्त कोशिकाओं को रखेंगे तो जो परासरण होगा वो जल उनके अंदर प्रवेश कर जाएगा, और जब जल उनके अंदर प्रवेश कर जाएगा तो वो फूल जाएंगी, ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक, छोटा सा क्वेश्चन था, इसे भी आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा कि क्या होता है जब रक्त कोशिकाओं को शुद्ध जल में, ध्यान रखिएगा शुद्ध जल में रखा जाता है तो क्या होता है, वो पानी जो है आपका यानी जल अंदर प्रवेश कर जाएगा और वो फूल जाएंगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मान लिया 2 वाष्पशील द्रव वाले विलयन के लिए हम राउल्ट का नियम क्या लिखेंगे, ठीक है, 2 अवाष्पशील विलयन के लिए, 2 वाष्पशील द्रव वाले विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहली बात अभी आपने पढ़ा है, विलयन में उपस्थित उसके घटक, ठीक है, उसके घटकों का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब क्या लिखेंगे इसे, ठीक है, और कौन, ठीक है, कौन है, A एंड B के मोल प्रभाजों। अब मोल प्रभाजों को हमने बताया था कि कैसे लिखेंगे आप, XA लिख दीजिए और XB लिख दीजिए, के समानुपाती होते हैं, ठीक है,
समानुपाती होता है। कैसे दिखा सकते हैं आप? पी एस इज इक्वल टू, एक तो हो जाएगा हमारा पी और ए प्लस पी बी हो जाएगा, और दूसरा हमारा पी एस क्या हो जाएगा? अब पी ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? पी ए और एक्स ए लिख सकते हैं, प्लस पी पी बी और एक्स बी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस हमसे इतना पूछा गया कि कैसे लिखा जा सकता है। आदर्श विलयन आप जानते हैं, अनादर्श विलयन जानते हैं। आदर्श विलयन जिसमें जो है जो विलयन की सांद्रता और ताप का एक विशाल परास जो है, जो कि राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं, ठीक है, वो आदर्श विलयन हो जाएगा। जैसे मेथनॉल, एथेनॉल, बेंजीन, टॉलुइन, ठीक है, ये जाएंगे। अनादर्श में क्या हो जाएगा? जो इनका पालन नहीं करेंगे वो विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अनादर्श हो जाएगा, यानी उनके सारे शर्तों का पालन ही नहीं करते। जैसे एथेनॉल, एसीटोन, बेंजीन, एसीटोन, है ना, ये हो जाएंगे हमारे आदर्श विलयन और अनादर्श। टॉपिक लिख लें, आदर्श और अनादर्श। आदर्श और अनादर्श, जो राउल्ट के नियमों का पालन करे वो आदर्श। इसमें एग्जाम्पल कौन से हमने दिया? हमने दिया मेथनॉल, ठीक है, मेथनॉल एंड एथेनॉल, एथेनॉल, और दूसरा क्या एग्जाम्पल दिया हमने? बेंजीन और टॉलुइन, ठीक है। और दूसरा अनादर्श में कौन हो जाएगा? एथेनॉल, एसीटोन, बेंजीन और एसीटोन, बेंजीन एंड एसीटोन, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। अब ऐसे ही हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है एक कि हमारे पास पर्वतीय क्षेत्रों में कारों के रेडिएटरों में जल में एथिलीन ग्लाइकॉल क्यों मिलाया जाता है? क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है, कारों के रेडिएटरों में क्या मिलाया है? ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल। क्यों मिलाते हैं भाई? क्यों मिलाते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल? क्योंकि एथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो क्या करता है? जल का हिमांक कम कर देता है, कम कर देता है और जल को जमने से बचाता है। जल को जब कम कर देगा तो क्या करेगा? जमने से ही बचाएगा, जमने से बचाता है। इसी कारण है, यही कारण है कि एथिलीन ग्लाइकॉल को हम हवाई जहाज के पंखों पर भी रख देते हैं, ठीक है, वहां भी रखा जाता है। एरोप्लेन के पंखों पर भी रखा जाता है, ठीक है। जल के हिमांक को कम कर देने की वजह से हम एथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हमसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन है, हो सकता है ऑप्शनल में या किसी चीज में पूछा जा सकता है कि क्या यूज करते हैं, ये पूछ सकता है, या क्यों यूज करते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। मान लिया कि किसी जलीय विलयन में हमें सांद्रता प्रदर्शित करना हो तो 4 विधियों का उल्लेख करिए जलीय विलयन की सांद्रता के लिए। जलीय विलयन की सांद्रता, ठीक है, सांद्रता के लिए 4 विधि पूछ लिया, विधि का नाम पूछ लिया, 4 जरूरी थोड़ी ना है, कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि आपने अभी पढ़ा है ना कि मोलरता, नॉर्मलता, है ना, अभी नॉर्मलता आपकी रह गई है, पूरी बातें जान लीजिए। क्वेश्चन आप इसको ध्यान से ढूंढिएगा, कौन कौन सा 4 विधियों का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखते हैं वर्कले हार्टले, ठीक है, वर्कले हार्टले के द्वारा जो तनु विलयन में परासरण का दाब जो है उसका निर्धारण कैसे करते हैं, इसके लिए आपके पास एक प्रयोग है, तो वो कैसे करेंगे उसका वर्णन भी करने के लिए पूछा जाता है। वर्कले हार्टले विधि पूछी जा सकती है, तो देखते हैं, देखेंगे। विलयन है तो उसमें हमने अभी बताया था आपको वर्कले हार्टले, ठीक है। वर्कले हार्टले विधि से हम क्या करते हैं
किसी भी तनु विलयन के परासरण दाब को का जो निर्धारण होता है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये देखिए फिगर है, यहाँ पे आप लिख लेंगे वर्कले और हार्टले। ठीक है, हार्टले ये परासरण विधि के लिए है। ठीक है, और परासरण दाब सबको पता है कि क्या होता है कि कोई भी विलयन है उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली से जो विलायक रखे जाते हैं उसे जो पृथक मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली से थोड़ा अलग रखें, और परासरण को रोकने के लिए जो विलयन पर हम थोड़ा सा दबाव मतलब परासरण को रोकने के लिए जो हम थोड़ा सा दाब डालते हैं ना, वो विलयन का हमारा परासरण दाब कहलाता है। ये हमारा देखिए यहाँ पे ये हमारा पिस्टन लगा हुआ है, दाब मापी दाब को नापने के लिए है। यहाँ पे जल का हम संग्रह कर रहे हैं, ये हमारा विलयन भरा हुआ है, और ये हमारा जो है नीचे विलायक भरा हुआ है और जल है। ठीक है, जल है, और ये हमारी केस नली है। ठीक है, होता क्या है, ये सबसे अच्छा विधि वैसे परासरण दाब निकालने के लिए है। ठीक है, गन मेटल से बनता है ये पात्र। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा बना हुआ है, ठीक है, ए। ठीक है, और इसमें जो है विलयन का हम इसी में विलयन का परासरण दाब ज्ञात करते हैं। ठीक है, जो हमारा बी है यानी कि हमारा ये वाला जो पात्र है जो जल वाला है, ये कैसा होता है, सरंध्र पात्र होता है। ठीक है, और इनके छिद्रों में कॉपर फेरोसाइनाइड की पतली तह जो है जम जाती है। कॉपर फेरोसाइनाइड की, कॉपर फेरो, ये जो है यहाँ पर कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है, इनकी जो है एक तह जम जाती है और ये अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। अब जो बी है यानी कि जिसमें हमारा क्या भरा हुआ है, विलायक यानी जल भरते हैं, तो बी के तरफ से क्या हो गया कि हमारी जो केस नली है, ठीक है, केस नली जो हमारी टी है, और दूसरी तरफ हमारी कीप लगी हुई है विलायक को भरने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है ये क्या है, सी कहलाएगा, ये लगा हुआ है। अब जब हम पात्र ए में यानी कि हमारा पात्र ए ये जो है, यहाँ पर हम पिस्टन और दाब मापी यंत्र लगा देते हैं। इसी में हमारा लगा हुआ है, हमारा पिस्टन भी लगा हुआ है, हमारा दाब मापी भी लगा हुआ है। तो क्या हुआ, पहले जो हमारा विलायक है उसका लेवल पढ़ लेते हैं। पहले क्या हुआ, पहले विलायक का लेवल पढ़ लिया, फिर परासरण क्रिया से जब विलायक विलयन में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, टी में विलायक का तल नीचे गिर जाएगा। टी में क्या हो जाएगा, विलायक का तल हमारा नीचे गिर जाएगा। और जब हम पिस्टन के ऊपर भार लगाएंगे, इतना दाब लगाते हैं कि जो प्रारंभिक तल है हमारा विलायक का वो वैसा ही बना रहे, उसमें कोई चेंज ना आए। तो पिस्टन पर जब हम बाहरी दाब लगाते हैं तो वो बाहरी दाब विलयन के परासरी दाब के बराबर होता है। ठीक है, इसे वापस से एक बार और सुनिएगा। ठीक है, ये हमारा जो विधि है वर्कले हार्टले विधि, इसमें क्या हुआ, मेनली आप एक पॉइंट स्पेशली जान लीजिए कि इसमें अणुओं को जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जब प्रवेश करते हैं तो विलयन पर एक हम आवश्यक बाह्य दाब लगाते हैं। ठीक है, तो वो किस लिए लगाते हैं, परासरण दाब को रोकने के लिए। ठीक है, वही विलयन का परासरण दाब होता है और जो कि हम इस मेथड से निकालते हैं। ठीक, ये था हमारा वर्कले हार्टले विधि। और जैसे कि मान लिया कि अब हम इसमें क्या क्या कहेंगे कि इसमें क्या क्या मिला है, इसे कहते हैं कि ये जो उपकरण है ये अनप्रस्थ काट है। वर्कले हार्टले विधि में जो हमने उपकरण उपयोग किया है इसे लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शन, ये लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इसमें एक सरंध्र नली है, पोरस ट्यूब, ठीक है, जिसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली है। कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली यानी कि यही हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है, और स्टील का मजबूत पात्र होता है। ठीक है, जो कि जैकेट मतलब जैकेट में लगी हुई होती है, वैसे टाइप का होता है। ठीक है, और स्टील के पात्र में हम पिस्टन और दाब मापी यानी कि प्रेशर गॉज जिसको कहते हैं, प्रेशर गेज, इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके एक सिरे पर हम डाटदार फनल लगा देते हैं और दूसरे पर हमारी कैपिलरी लगी हुई होती है, कैपिलरी ट्यूब या केस नली जिसे आप कहते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं कि स्टील के पात्र में हम कोई परासरण दाब का विलयन रखते हैं और
और जो हमारा सरंध्र नली है उसमें थिसिल फनल के द्वारा शुद्ध विलायक केस नली के तल तक भर दिया जाता है। ठीक है, इसके तल तक हम भर देते हैं। जब भर देते हैं तो जब इसमें परासरण के कारण जो विलायक है उसके अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के विलयन में प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश करेंगे तो केस नली में जो विलायक है उसका तल नीचे गिरने लगता है और इसकी प्रारंभिक अवस्था जो भी है उसको बनाए रखने के लिए, यानी कि जो विलायक के अणु हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के विलयन में जाएंगे तो उसको जैसे हैं उनको समायोजित करने के लिए पिस्टन पर हम एक बल लगाते हैं। ठीक है, ताकि जो परासरण को हम रोक सके, उसको जो है साम्य अवस्था में रह सकते हैं, उसकी अवस्था चेंज ना हो। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हम उस पर एक बल लगाते हैं। वही दाब जो है हमारा दाब मापी के द्वारा, हम इस दाब मापी के द्वारा जो है पढ़ लेते हैं। ये है हमारी वर्कले हर्टले विधि के द्वारा तनु विलयन का परासरण दाब का निर्धारण करना। ठीक है, ये उसका फिगर था। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है इसका।